नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में जो इंट्रो वीडियो हमने दिया था आपको, उसमें हमने बताया था कि आज हम भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी जो कि पहली क्लास है, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आप जानते हैं भारत का भूगोल जो है किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको पूरा कवर करना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत तथा भारत के राज्यों की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत कहां पर और कैसे स्थित है। ठीक है, भारत के जो आसपास के जो सागर है, महासागर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का जो मानचित्र है उसको कहा जाता है कि ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, जो भारत का मानचित्र है उसको चतुष्कोणीय बताया जाता है। तो चतुष्कोणीय का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ देखेंगे हम। अगर भारत का जो मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी मध्य बिंदु पर रखा जाए, अगर किसी भी मध्य बिंदु को लिया जाए और एक बार हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चले मानचित्र पे और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ चले, तो कुछ इस तरीके का इसमें आभास होता है। एक काल्पनिक अगर रेखा खींची जाए तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और अगर हम इसे मिला दें इस तरीके से तो ये एक चतुष्कोणीय आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जो भारत की जो स्थिति है वो चतुष्कोणीय है। भारत की जो प्रकृति है वो चतुष्कोणीय है। एग्जाम में ये चीज भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चतुष्कोणीय के बारे में हम जान लिए। ठीक है, और अगर हम एक चीज देखें, अगर सागर महासागर की बात करें तो भारत जो है वो तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वो जो है अरब सागर से घिरा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है ये अरब सागर है। ठीक है, और ये भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। और पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और दक्षिणी हिस्से की बात की जाए तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जिससे इन तीन सागर या महासागरों से भारत के कई सारे राज्य एक तट बनाते हैं। ठीक है, अपना तट इन सब से साझा करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप देखते होंगे, यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम लेता है उसमें एक प्रश्न जरूर देता है। अगर विश्व भूगोल की बात करें तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा देश तटीय देश नहीं है या तटीय देश है। इस तरीके का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपलएससी भी ऐसी असंभावना है कि इस तरीके का प्रश्न भारत के मानचित्र से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य तटीय राज्य है और कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है भविष्य में। अभी तक फिलहाल भारत से शायद नहीं आया है, लेकिन विश्व से तो बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है भारत से भी इस प्रकार का प्रश्न आए। इसलिए इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, इन सागर और महासागरों के स्थिति को, कि कहां पर कौन सा स्थित है। तो सबसे पहले हम भारत के जो भी राज्य हैं, अगर उनकी स्थिति एक बार जान लें कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, अगर उनको एक बार दिमाग में बैठा लें, ऐसे अगर रटेंगे आप कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, तो रटने से वो याद नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक आप मानचित्र को सामने रख करके उसमें नहीं देखेंगे, उसके हिसाब से आप नहीं पढ़ेंगे, तो वो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक बार पढ़ लेते हैं जो भी इसके राज्य हैं। सबसे पहले हम शुरू करें तो सबसे ऊपर जो है इस समय आप देखते होंगे, पहले ये जो था ये पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, लेकिन अब इसको दो भागों में विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये जो है भारत का पश्चिमी हिस्सा है, इसको भारत का पश्चिमी हिस्सा कह सकते हैं। उसके बाद अगर पूर्वी हिस्से में चला जाए तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो है ये पूर्वी हिस्सा है। और इसके आगे बढ़े अगर तो पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहां तो ये सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर आप आ जाएंगे लद्दाख में। ठीक है,
तो अगर आप इस तरीके से इसको 3-4 बार अगर पढ़ लेते हैं तो जो भी किनारे के राज्य हैं पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, खैर याद करने का एक पर्पज ये भी है कि अगर इन हिस्सों को याद कर लेते हैं तो जो भी तटीय राज्य हैं उनको आप आसानी से पहचान लेंगे अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जो अरब सागर का तट है वो कहां से शुरू होता है, वो यहां पर गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, गुजरात से कहां तक आता है, केरल तक। तो गुजरात से केरल का जो तट है वो अरब सागर से लगता है, और यहां तमिलनाडु से अगर पश्चिम बंगाल तक यहां तक अगर आते हैं तो ये हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो इस तरीके से अगर याद करेंगे पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, तो आप ये भी तय कर सकते हैं कि कौन सा राज्य किस सागर से लगा हुआ है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ देता है निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से अपना तट साझा करता है, तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करें जो कि हिंद महासागर के पास में स्थित है, तो उसमें जो है केरल और तमिलनाडु ये दोनों राज्य जो हैं हिंद महासागर से अपना तट साझा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप आसानी से अगर इसको मानचित्र से समझ के पढ़ें तो बहुत ही आसानी से इसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा राज्य किस सागर से अपना तट बनाता है। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न के आने की पूरी संभावना है भविष्य में, क्योंकि अगर यूपी पीसीएस का पेपर कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरीके का प्रश्न बन चुका है विश्व भूगोल से। ठीक है, उसमें साफ साफ पूछता है कि निम्न में से कौन सा देश तटीय देश है या तटीय देश नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये भी पूछता है राज्यों के बारे में कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, जिसको हमने आरजे से यहां पर डिनोट किया है, आप उसको पूरा लिख सकते हैं। तो आरजे यानी कि राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, एमपी से जिसको डिनोट किया है। तीसरे नंबर पे आता है एमएच यानी कि महाराष्ट्र। अगर आप इसको इस तरीके से रटें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तो भूलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मैप से देख करके उसको याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूछ देता है एग्जाम में कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मैप से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं सबसे छोटे राज्य के बारे में। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप देख सकते हैं मानचित्र में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। आप इसकी स्थिति यहां मानचित्र में देख सकते हैं, या आपके पास एटलस हो तो उससे और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको। तो यहां सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो होगा गोवा। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है गोवा। ठीक है, तो ये राज्यों के बारे में जो भी प्रश्न आते हैं इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और तट रेखा जो भी लगी हुई है इन तीन महासागरों से, इससे प्रश्न बन सकते हैं, बाकी राज्यों से और कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, बाकी जो और सारे तट जो इस पे तटों के नाम हैं वो हम अगली वीडियो में आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना राज्यों के लिए बहुत ही बेहतर है जान लेना। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की स्थिति की, कि भारत की स्थिति क्या है। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000। ठीक है, 32,87,000 समथिंग है, लेकिन हम इसको सिर्फ इतना ही याद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, और ये चीज आसानी से हम याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बाकी डिजिट के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है उसको अच्छे से क्लियर ना कर पाए,
ठीक है, इसलिए ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता भी है। अगर इतना भी आपको याद है 32,87,000, तो आप आसानी से ऑप्शन को टिक कर जाएंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th, ठीक है, 7वें नंबर पे आता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत। और अगर जनसंख्या से बात की जाए तो जनसंख्या के उससे देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या के उससे देखा जाए तो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे विश्व में इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर काफी बेसिक चीज है। आज जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं ये पूरी की पूरी बेसिक ही है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ तीर नहीं है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो हम बात करेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे उत्तरी हिस्सा है और ये जो है सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। तो अगर अक्षांशीय बात करें, अक्षांश की, तो जो हमारा मैप है यानी कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। खैर अक्षांश और देशांतर की जो वीडियो है वो विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज आप लोग बताइएगा, तो एक वीडियो जो है अक्षांश और देशांतर पे आपको दे दिया जाएगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी है। तो अक्षांश की बात की जाए, अक्षांश और देशांतर की, तो अगर ये पृथ्वी इसको मान लें हम, ये अगर ऐसी पृथ्वी है और ये जो है विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, तो जो इसके ऊपर का हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर खींच लें, 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है, जो ये है ये अक्षांश है और ये देशांतर रेखा है। तो इसके जो इधर वाला हिस्सा है इसको पूर्वी हिस्सा कहा जाता है, ठीक है, और जो इधर इस साइड का हिस्सा है उसको पश्चिमी हिस्सा कहा जाता है। तो जो हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि इस सेक्शन में आता है हमारा भारत। और अगर देशांतर की बात की जाए तो हमारी जो स्थिति है वो पूर्वी हिस्से में है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसके ऊपर और यानी कि इसके उत्तर में और इसके पूर्व में, यानी कि लगभग कुछ ऐसी स्थिति है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत जो है वो विश्व मानचित्र में यानी कि या ग्लोब पर उसकी क्या स्थिति है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सीधा सीधा ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि कौन से गोलार्ध में है, तो सीधा उत्तरी गोलार्ध भी दे सकता है या पूर्वी गोलार्ध भी दे सकता है, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध अगर देता है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर इसके हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें जो है, तो वो जो है अक्षांश 8.4 डिग्री, ठीक है, 8.4 उत्तरी से लेकर के कहां तक है, ये 37.6 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये उत्तरी है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए, हम ग्लोब में देखें तो ये जो स्थिति है ये 37 नियर अबाउट 37 और ये 8 डिग्री है, यानी कि 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक इसका विस्तार है। अगर अक्षांश की बात करें, अक्षांशीय विस्तार कहां तक है, 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार हुआ है। और अगर देशांतर की बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है और ये जो है पूर्वी हिस्सा है। तो अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो जो इसकी स्थिति है ये 68, 68
0.7 पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, यहां से शुरू होता है इसका देशांतरी विस्तार और ये कहां तक जाता है 97.25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, यानी कि 68.7 से 97.25 तक। तो अगर इधर इसकी बात करें, अगर हम ग्लोब में बात करते हैं तो इसकी स्थिति लगभग कुछ ऐसी होगी, यानी कि लगभग जो है ये जो है 68 हो जाएगा और ये हो जाएगा 97। ठीक है, तो इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है आप देख सकते हैं 8.4 से लेकर के 37.6 उत्तरी ये अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखा जाए तो ये 68.7 से पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक इसका देशांतरीय विस्तार हुआ है। तो ये मेन चीजें हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत इसको रटना आवश्यक है, क्योंकि नंबर्स जो भी हैं नंबर्स को किसी भी प्रकार से समझा नहीं जा सकता है, इसको बिना रटे आप याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर 2-4 बार इसको देखते हैं, पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसको अपने मन में कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, एक चीज ये है कि ये भी पूछा था किसी एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो दूरी है वो कितनी है और पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद कर लेना सही रहेगा, क्योंकि फैक्चुअल चीजें यूपी ट्रिपल यूपी पीसीएस में भी काफी आती हैं, तो कब पूछ देगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो ये दूरी है उत्तर से दक्षिण तक की, ये है 3214 किलोमीटर, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और पश्चिम से पूरब तक अगर जाए हम तो ये जो है 2933। ठीक है, ये 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये कुछ काफी सारे फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज का वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो है और जो भी बेसिक चीजें हैं हमने आपको बताई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और जो आपका जैसा भी रिस्पांस होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, और क्या इसमें कमी है क्या अच्छाई है, जो भी आपको जैसा भी लगता है प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।